नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और क्या आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं? मैं जब भी आता हूं आपको बार बार यही कहता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा, इसलिए कि जितने भी लोग नोट्स बनाते हैं वो उनकी अपनी बुक होती है, अपने कंटेंट होते हैं, अपनी शब्दावली होती है, उनमें उनकी विचारधारा निहित होती है, उनमें उनके की पॉइंट्स होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस होती है, ड्राफ्टिंग होती है, अपडेट करने में आसानी होती है, रिवीजन करने में आसानी होती है। इसलिए बार बार कहता हूं अपना नोट्स आप स्वयं बनाएं। आपको जो क्लास डिलीवर किया जा रहा है यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके एक क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप जाकर के प्रैक्टिस करें ना और देखें कि आपके क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं। खैर, इतने समय जो आपका टॉपिक चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये चौथा या पांचवा वीडियो होगा संविधान सभा का। पूरा डिटेल से क्लास चला हुआ है, एक भी कंटेंट हमने छोड़ा नहीं है। सबसे पहले हमने संविधान सभा की मांग को जो है देखा, हमने क्या क्या देखा अब तक, और पूरा डिटेल से इसमें संविधान सभा की डिमांड को हमने देखा। 1922 के गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों से उठाते हैं और फिर जो है लगातार 1940 तक हम आते हैं, जब तक जो है अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार नहीं कर लिया। फिर उसके बाद जो है हमने अगस्त प्रस्ताव पूरा डिटेल से देखा कि इसमें क्या कुछ पॉइंट्स वगैरह थे। 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। फिर उसके बाद हमने क्रिप्स मिशन को पूरा डिटेल से देखा कि क्या जो है क्रिप्स मिशन हमारे जो है संविधान निर्माण या फिर संविधान सभा की किस प्रक्रिया से किस प्रकार अटैच था, है ना। फिर उसके बाद एक कब आता है तो आपको बताना है कि साहब ये 22 मार्च 1942 को आता है ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने बेबल योजना देखा, वेवेल योजना। और ये जो बेबल योजना है कब, 1945 में, है ना। भारत की समस्याओं के लिए भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेबल, वो एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसको वेबल योजना कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने शिमला समझौते का जिक्र किया, किसका, शिमला समझौते का। और ये शिमला जो समझौता है, ये जो शिमला समझौता है, यह शिमला समझौता बेबल योजना पर विचार करने के लिए लाया गया था। शिमला समझौता 1945, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन को देखा, कैबिनेट मिशन पूरा डिटेल से देखा गया, कैबिनेट मिशन। फिर इसके बाद हमने संविधान सभा के चुनावों को देखा, संविधान सभा के चुनाव को। फिर इसके बाद हमने जो है संविधान सभा की कार्यवाहियां देखा। फिर इसके बाद हमने संविधान सभा की जो समितियां थी, इन समितियों और उनके अध्यक्षों को देखा। तो पूरा डिटेल से क्लास चला हुआ है, जाकर के आप पिछले वाले क्लास को देखेंगे, देने क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रारूप समिति। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसको पांडुलेखन कमेटी भी कहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये जान लीजिए कि जिसके कारण B.R. अम्बेडकर साहब को संविधान का निर्माता, संविधान का शिल्पी और भारत के संविधान का जो है पिता कहा जाता है। तो एक हेडिंग आप डालेंगे, प्रारूप समिति, पांडुलेखन कमेटी, पांडुलेखन समिति, ठीक है ना। आइए जरा, प्रारूप समिति, यहां पर देखिए, प्रारूप समिति, इसको हम पांडुलेखन कमेटी भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, या इसको हम जो है ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, ठीक है ना। या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ड्राफ्ट कमेटी, या आप जो है देवनागरी में लिख सकते हैं, ठीक। अब समझना जरा, ये B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित की जाती है। टोटल इसमें 7 सदस्य थे। इन्होंने जबरदस्त वर्क किया। तो एक काम करते हैं, इसमें जो फैक्ट है, पहले फैक्ट को पूरा हम रख लेते हैं, क्योंकि IAS के भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और PCS के भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार। बाकी RO की मैं बात इसलिए नहीं करता कि जब आप PCS के और IAS के लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर RO की दिक्कत बिल्कुल होगी ही नहीं, है ना। तो समझना जरा, यहां पर एक ड्राफ्टिंग करते हैं और जितने भी फैक्ट नजर आते हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपके जो IAS के क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के हैं या PCS के, वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएं। पहला,
कि इसका गठन कब किया गया था। अगर मैं कहूं कि साहब इसका गठन कब किया गया था तो आप बताना जरा। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अब ये डेट जो है आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, यहां पर कह सकता है कि क्या इसका गठन आजादी से पहले किया गया था या आजादी के बाद किया गया था, स्टेटमेंट में हो सकता है डाल दे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था 1947 और यहां 29 अगस्त है, तो यहां पर ब्रैकेट में ही लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले आजादी के बाद। आजादी के बाद स्टेटमेंट में हो सकता पूछ ले, तो एक दिमाग में कम से कम रहेगा तो ठीक है। फिर यहां चलिए, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष लिखिए। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आप जानते हैं संविधान के जो हमारे शिल्पकार हैं, हमारे संविधान के पिता या हमारे संविधान के जो हमारे शिल्पकार या संविधान के पिता या आधुनिक संविधान के निर्माता, वो बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर, ये जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर आइए जरा सदस्यों पे कि इसमें टोटल कुल सदस्य कितने थे। कुल सदस्य, तो आपको बताना है कि साहब कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी? टोटल 7 थी। कितनी? 7 सदस्यों की संख्या थी, अध्यक्ष सहित, मतलब कि बी.आर. अम्बेडकर सहित। अब एक काम करना, यहां पर अध्यक्षों सदस्यों के नाम पूछता है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ऐसे करके पूछता है, या कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, ऐसे करके पूछता है, ठीक है ना। तो यहां पर आना जरा। अब एक काम करिए, यहां पर आपको सदस्यों के नाम लिखना है। तो पहले सदस्य कौन थे, लिखना जरा। पहले एन गोपाला स्वामी आयंगर। फिर उसके बाद नेक्स्ट अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर लिखना जरा के.एम. मुंशी। फिर लिखना जरा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कितनी बातें हुई। फिर लिखना जरा यन माधवराव। अच्छा, ये जो यन माधवराव लाए जाते हैं, ये बी.एल. मित्र के स्थान पे लाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ब्रैकेट में लिख लीजिए बी.एल. मित्र के स्थान पर, मतलब पहले बी.एल. मित्र होते हैं सदस्य, लेकिन बाद में इनके स्थान पर यन माधवराव लाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक नाम और लिखिए, टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी, और ए बी डी.पी. खेतान के स्थान पर लाए जाते हैं। डी.पी. खेतान के स्थान पर लाए जाते हैं। तो जैसे बी.एल. मित्र के स्थान पर यन माधवराव लाए जाते हैं, वैसे ही डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी लाए जाते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर? तो अध्यक्ष, मतलब कि अध्यक्ष आपके बी.आर. अम्बेडकर हो गए, एक सदस्य हो गए। दूसरे जो है यन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे के.एम. मुंशी, और पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे हैं यन माधवराव, और सातवें आपके हैं कौन? टी.टी. कृष्णामाचारी। ये टोटल जो है क्या है? सदस्य हैं। इन सदस्यों के नाम आपको याद रखना है, इसी प्रकार की आपको ड्राफ्टिंग करनी है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अभी समझना जरा एक चीज कि ये जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति ने काम क्या किया, इस प्रारूप समिति का काम क्या था।
तो प्रारूप समिति का काम यही था कि बी.एन. राव के द्वारा, बी.एन. राव कौन थे? भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के बार बार जो है प्रश्न चिन्ह उठता है कि संविधान का निर्माण क्या जो है बी.एन. राव ने किया या फिर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने किया। तो ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप खुद डिसाइड करिएगा ना कि प्रारूप समिति ने किया, बी.आर. अंबेडकर की जबरदस्त भूमिका रही या फिर बी.एन. राव की रही। तो थोड़ा सा आते हैं यहां पर, देखिए जरा, भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, और इस संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव, बी.एन. राव। ये बी.एन. राव के द्वारा, ये बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, इनके द्वारा संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था, पहला प्रारूप तैयार किया गया था। और ये ऐसा प्रारूप था जो जबरदस्त प्रारूप था, और इसी प्रारूप को दिया गया था ड्राफ्ट कमेटी को, ताकि इस प्रारूप की जांच कर सके, इस प्रारूप में सुधार कर सके, और जो समितियां थीं संविधान सभा की, जितनी भी समितियां थीं, उन समितियों के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर काम किया जा रहा था, और उन समितियों के कार्यों को इकट्ठा करना और उसको एक व्यवस्थित रूप देना और संविधान के मूल स्वरूप तक पहुंचना, एक किसका काम था? प्रारूप समिति का काम था। ठीक है ना? तो आपको एकदम सिस्टमैटिक बाध्यता नहीं होनी चाहिए, जो एकदम आपकी हिस्ट्री या संवैधानिक प्रावधान बताता है उसी के अंतर्गत आपको रहना है, आपकी विचारधाराएं रहनी है। लिखना जरा, बी.एन. राव, इनके द्वारा एक क्या तैयार किया गया? प्राथमिक प्रारूप, प्राथमिक प्रारूप तैयार किया गया। ये पूछा गया है कि भारत का संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? तो बी.एन. राव ने तैयार किया गया था। किसी एग्जाम में, मुझे लग रहा है कि यूपीपीसीएस के किसी लोअर ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? तो प्राथमिक प्रारूप, अब इसी प्रारूप की जांच, इसी प्रारूप की क्या जांच करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए, प्लस समितियों द्वारा किए गए कार्यों को व्यवस्थित कर संविधान को मूल रूप प्रदान करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्या इतनी बातें आप लिख लेंगे? मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आसानी से आप लिख लेंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी यार। अब चलें आगे, थोड़ा सा प्रारूप समिति के द्वारा किए गए कार्यों को जांचते हैं, संघर्ष को देखते हैं, किस प्रकार इसने वर्क किया, देन उसके बाद डिसीजन पर पहुंचेंगे कि भारत के संविधान का निर्माता वाकई क्या अंबेडकर को कहा जाना उचित है। ठीक है ना? तो एक काम करिए, नेक्स्ट पेज ले लीजिए और नेक्स्ट पेज पर ऐसे करिए, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। अब देखिए, प्रारूप समिति के सारे फैक्टर को हमने ले लिया है, जो फैक्ट है, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सबको हमने ले लिया। अब उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आने हैं। ठीक है ना? अब आना जरा प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति क्या करती है कि कार्य करना स्टार्ट कर देती है, एक कार्य करना प्रारंभ कर देती है, और कार्य करना जब प्रारंभ करती है तो एक प्रारूप पेश करती है। जैसे बी.एन. राव के द्वारा जो कार्य दिया गया था, समझिएगा जरा, जैसे एक तो इसको प्रारूप पहले से मिला था बी.एन. राव के द्वारा, बी.एन. राव साहब ने दिया था। दूसरा, इस समितियों के द्वारा कुछ कार्य थे और एक कार्य समितियों के द्वारा दिए गए थे। अब इन्हीं दोनों पर कार्य किया गया, और जब कार्य किया जाएगा तो एक नया प्रारूप पेश किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा। समझ में आई बात ना? मतलब कि प्रारूप जो पहले बी.एन. राव के द्वारा पेश किया गया था और फिर समितियों के कार्यों को इकट्ठा कर दिया गया, और एक कार्य जब इकट्ठा हो गए तो इसमें जांच किया गया, इसमें क्या किया गया? जांच किया गया, इसमें सुधार किया गया, इसको व्यवस्थित किया गया,
इसको संशोधित किया गया, इसको व्यवस्थित किया गया और फिर जाकर के एक नया प्रारूप तैयार किया जाता है। और ये जो नया प्रारूप तैयार होता है ये कौन तैयार करता है, तो आपने बताना है कि साहब ये बीएन ये जो है प्रारूप समिति तैयार करती है। समझिएगा जरा। अब इसके वर्क को जरा आप देखेंगे ना तो आप मिट क्यों नहीं रहा भैया, अब इसके वर्क को अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई प्रारूप समिति ने जबरदस्त वर्क किया था। समझिएगा जरा। इसने क्या किया कि पहला प्रारूप पेश किया, प्रथम या पहला प्रारूप जब इसने वर्क कर लिया तो पहला प्रारूप इसने अक्टूबर 1947 में पेश किया संविधान सभा के समक्ष। लेकिन संविधान सभा ने कहा कि नहीं और थोड़ा सा काम करिए। क्या करिए? और थोड़ा सा काम करिए और इसमें सुधार और जांच करिए और संशोधन करिए और व्यवस्थित करिए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक काम करती है प्रारूप समिति और फरवरी 1948 में फिर एक दूसरा प्रारूप पेश करती है, दूसरा प्रारूप पेश करती है। संविधान सभा ने कहा अभी नहीं, ये भारत की रूपरेखा खींची जा रही है, भारत के भविष्य की रूपरेखा जिस पर खींची जाए, जल्दीबाजी मत करिए और प्रारूप तैयार करिए और बेहतर और अपडेटेड और जांच करिए और व्यवस्थित करिए और चीजों पर विचार करिए। फिर क्या किया गया, फिर नवंबर 1948 में जाकर के तीसरा प्रारूप तैयार किया गया। तीसरा इसका क्या किया गया, प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है ना, तीसरा प्रारूप। अब एक चीज समझना यहां पर जरा, ये जो प्रारूप तैयार किया गया है तीनों, इस तीनों प्रारूप में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 7635 संशोधन किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 7635 संशोधन। जबरदस्त वर्क किया गया यार, मानना पड़ेगा। एक संशोधन करने को दे दिया जाए आपको संविधान में तो शायद बड़ी मुश्किल आपको हो जाएगी। 7635 संशोधन किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा, जो बी आर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में बनाई गई है। 7635 संशोधन में फिर इसको 2473 संशोधन, 2473 संशोधन यहां पर क्या किया गया, स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अब कहा गया कि एक काम करिए, अभी रुके रहिए, अब इसी 2473 संशोधन के साथ और एकदम जो लेटेस्ट प्रारूप था, तीसरा प्रारूप जो एकदम अपडेटेड प्रारूप था, संशोधित प्रारूप था, जांच से और व्यवस्थित रूप से युक्त प्रारूप था। अब क्या किया गया, कहा गया कि अब इस प्रारूप पर वाचन होगा। क्या होगा साहब? वाचन होगा। अब इस पर डिबेट होगा और डिबेट पूरी संविधान सभा में होगा। एक एक शब्दों पर, एक एक सेंटेंस पर, एक एक विचारधारा पर डिबेट होगा, एक एक टॉपिक पर, ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न भविष्य में ना हो। तो इस पर 3 वाचन होता है और 3 वाचन, वे वाचन को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। कौन से वाचन? समझिएगा जरा। वाचन, अब यहां पर अगर आप वाचन देखेंगे तो एक पहला वाचन था, पहला वाचन, फिर उसके बाद आपको दूसरा वाचन दिखाई पड़ेगा, ये डेट पूछता है कभी कभी, दूसरा वाचन, और एक तीसरा वाचन, तीसरा वाचन। अभी समझना जरा, जो पहला वाचन है, यह पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच चलता है। जबरदस्त इस पर डिबेट होता है। 4 नवंबर, एक डेट जरूर लिखिएगा, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार की समस्या तो नहीं ना भैया? चलें आगे। जो दूसरा वाचन है, ये दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। क्या इतनी बातें क्लियर? फिर उसके बाद जो तीसरा वाचन है, तीसरा वाचन आपके संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट। ये जो है 14 नवंबर 1949 से ये 26 नवंबर 1949 तक
1949 तक ये चलता है। अब एक चीज समझना जरा, ये आपका जो डेट है ना, तीसरे वाचन का जो डेट है 26 नवंबर 1949, इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा अपना जो संविधान का प्रारूप है, जो एकदम मूल प्रारूप संविधान का, अपडेटेड प्रारूप, संशोधित प्रारूप, व्यवस्थित प्रारूप, संविधान भारत के भविष्य की रूपरेखा का प्रारूप, उसको क्या किया गया, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बाबू? स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब कि इसको अंगीकृत कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अंगीकृत, अधिनियमित कर लिया जाता है, अधिनियमित कर लिया जाता है, और हम कहें तो आत्मार्पित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? आत्मार्पित कर लिया जाता है। ठीक है ना? ये आपका संविधान यहां पर पूरी तरह बन करके तैयार हो जाता है, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब यहां पर जो ये डेट है 26 नवंबर 1949, ये डेटवा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती, किस लिए कि यहां पर आपको कुछ फैक्ट दिखाई पड़ेगा। यहां पर आपको पहला फैक्ट ये है कि 284 सदस्यों ने यहां पर हस्ताक्षर किया था। सदस्यों का यहां पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। पहला पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि भाई ये जो डेट है, इस डेट को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर, याद रहेगा ना भैया? याद रहेगा ना? फिर उसके बाद ये जो डेट है, इस डेट को ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेट है, इस डेट को 15 संविधान का अनुच्छेद लागू, मतलब संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 300 जो है 24 है, उसके बाद जो है 360 है, 366 है, 67 है, ऐसे ऐसे मतलब कि टोटल 15 अनुच्छेदों को। तो यहां पर कुल संविधान के, एक क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के 15 अनुच्छेदों को, 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया, ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करिए जरा, आपको नोट करके थोड़ा सा लिखना है, नोट करके। और नोट करके क्या लिखना है? यहां पर एक नोट कर लीजिए और नोट करके लिखिए, देश का जो संविधान है वो संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये पूर्ण रूप से लागू यहां पर होता है। अच्छा, ये जो 26 जनवरी 1950 है, इस डेट को, मतलब 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? जिसके कारण गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है ना? क्या यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? अब एक काम करते हैं, संविधान सभा, अब देखिए आपका संविधान वगैरह बन करके तैयार हुआ, आप एकदम मुक्त हो गए, ठीक है ना? लेकिन संविधान सभा से संबंधित, संविधान निर्माण प्रक्रिया संबंधित कुछ जो है फैक्ट हैं, तो एक हेडिंग डाल लीजिए, संविधान सभा के प्रमुख तथ्य, है ना? ताकि आपका फैक्ट कोई छूटे ना और मास्टर हर चीज से आपको अवगत करा सके। तो यहां पर हेडिंग डालिए, संविधान सभा के प्रमुख तथ्य। अब इसमें संविधान सभा के प्रमुख तथ्यों में क्या क्या आपको लिखना है, कौन कौन से फैक्ट आपको लिखना है, एक एक चीज पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है ना? पहला समझिएगा जरा, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी बाबू? तो आपको बताना है, 15 महिलाएं थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना जरा, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण 2 वर्ष
11 माह 18 दिन में तैयार किया गया। देखिए, संविधान बताएं और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ना बताएं ना, तो ससुरा लगता है पूरा कि संविधान ही नहीं हमने पढ़ाया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा लगभग लगभग जो खर्च आया था संविधान निर्माण में, वो कितना आया था, तो 64 लाख रुपया। ये जो है आपका क्या आया था, खर्च आया था। ठीक है, कुछ और फैक्ट है, बहुत जबरदस्त फैक्ट है कि कुछ डेट आपको इंपॉर्टेंट रखेगी। एक तो आपको डेट इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 का केस, 1950 का डेट। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस डेट को एक तो भारत का जो प्रथम, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, ये पहला। दूसरा, इस डेट को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और मानते हैं कि ये 12वीं बैठक थी संविधान सभा की। ये दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान इस संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ये डेट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को लेकर के क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक ना, इतनी इतनी बातें हुई, चलें आगे। अब यहां पर आइए जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, और नेक्स्ट में आपको कुछ और डेट याद रखनी है। कौन सी, 22 जुलाई 22 जुलाई 1947। ये जो 22 जुलाई 1947 का डेट है, यहां पर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार। फिर आइए कुछ और डेट पे आइए, 22 मार्च 1957। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा राष्ट्रीय जो पंचांग है, शकसम्मत, जो हमारा कैलेंडर आधारित है, शकसम्मत पर आधारित है, उस राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया, तो आपको बताना है 22 मार्च 1957 को। तो यहां पर राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है, इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है ना। फिर कुछ डेट और है, जैसे 26 जनवरी 1950। ये जो 26 जनवरी 1950 जिस दिन अपना प्यारा सा संविधान लागू होता है, इस दिन राष्ट्रीय जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको स्वीकार किया गया था। इसको लिखना जरा, क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना, कुछ और फैक्ट है, लगातार फैक्ट को आप जो है आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। यहां पर आइए, नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा हाथी को, हाथी को प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है ना। और बाकी हमने बी एन राव को बताया कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव, उनको भी लिख लीजिए, संवैधानिक सलाहकार। ये सब फैक्ट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा, संवैधानिक सलाहकार, भारत के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, बी एन राव। अच्छा, संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सचिव
तो आपको बताना है एच वी आर आयंगर, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा थोड़ा सा, जो संविधान था वो तो जो है तमाम इधर उधर करके लिखा गया था। इसकी जो मूल प्रति थी, अब कोई अलग राइटिंग में है, कोई अलग राइटिंग में है, लेकिन समस्या क्या है कि इसको एक मूल स्वरूप प्रदान करना था, एक अच्छे राइटिंग में लिखना था। तो इसका हिंदी में भी सुलेखन का काम किया गया और इंग्लिश में भी सुलेखन का काम किया गया। पूछता है कि हिंदी में कौन किया और इंग्लिश में कौन किया। इंग्लिश में सुलेखन का काम प्रेम बिहारी नारायण राजादा किए थे। उतने समय ये विदेश में थे और इनकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको लेटर लिखा कि महोदय एक काम करें, आप आएँ और अपने देश के जो भविष्य की रूपरेखा है संविधान, उसको जो है आप अच्छे आंसर राइटिंग में लिखें। उन्होंने कहा कि साहब हम एक शर्त पर लिखेंगे और वह मेरी शर्त होगी कि हर पेज पर अंतिम जो लास्ट में छूटा हुआ होता है एकदम नीचे, पेज के नीचे, उस पर मेरा हस्ताक्षर होगा। तो एक लौते ऐसे शख्स हैं जिनका जो है हर पेज पर हस्ताक्षर है, प्रेम बिहारी नारायण राजादा का। तो लिखना जरा, अंग्रेजी में सुलेखन का काम संविधान का अंग्रेजी में सुलेखन का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। ठीक है ना, नाम नहीं भूलना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलें आगे। अब यहां पर आइए जरा, नेक्स्ट करिए। हिंदी में सुलेखन का काम, हिंदी में, भाई इंग्लिशिया में लिखा गया तो हिंदियों में भी लिखा जाएगा ना। हिंदी में सुलेखन, तो ये हिंदी में सुलेखन का काम किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया। बसंत कृष्ण वैद्य, ये इनका नाम आता है। चित्रांकन का भी काम, जगह जगह चित्र बने हुए हैं, तो चित्रांकन का काम लिखना जरा। चित्रांकन का कार्य किसने किया? तो नंदलाल बोस ने किया। और ये सब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। सारा कुछ फैक्ट हमने उतार कर रख दिया। कुछ और फैक्ट है उसको लेकर के आपको ध्यान में रखना है। जैसे किस प्रांत को सबसे ज्यादा संविधान सभा में जो है सीटें हासिल हुई थी? सबसे ज्यादा सीटें किसको हासिल हुई थी? तो जो संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत, इसको जो है 55 सीटें, मतलब कि सबसे ज्यादा संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संयुक्त प्रांत से थे। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा देशी रियासत के सीट किसके थे? तो आपको बताना है साहब, मैसूर के थे। कितने थे? 7 सीट थे। एक ऐसी देशी रियासत थी जिसकी एक भी सीट नहीं थी, हैदराबाद। लिखना जरा, हैदराबाद देशी रियासत की कोई सीट नहीं थी। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, ये आपका पूरा संविधान सभा हमने क्लियर कर लिया, ठीक है ना, पूरा एकदम डिटेल से क्लियर किया है, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब कुछ कथन हैं, उस कथन को आपको लिखना भी है जरूरी है। कभी कभी कथन को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक हेडिंग डाल लीजिए, संविधान सभा से संबंधित कथन। और इसमें एक व्यक्ति का कथन है, ग्रेनविल ऑस्टिन का। ग्रेनविल ऑस्टिन ये क्या बोलता है?
ये बोलता है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इस व्यक्ति ने बोला था, बड़ा कटाक्ष किया था। लिखना जरा, संविधान सभा, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये स्टेटमेंट इसका पूछा गया है, ठीक है ना। इस व्यक्ति का स्टेटमेंट क्या है, पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट जरा लिखना। दूसरा स्टेटमेंट है विंस्टन चर्चिल का, विंस्टन चर्चिल। ये कहता है संविधान सभा एक जाति की सभा है, आलोचना करता है। संविधान सभा, संविधान सभा एक जाति की, एक जाति की सभा है। अब एक काम करिए, दूसरा स्टेटमेंट एक और सर जॉन साइमन ने भी कुछ बोला है। सर जॉन साइमन, इनका क्या स्टेटमेंट है? इनका स्टेटमेंट है संविधान सभा हिंदुओं की सभा का टच करते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ठीक है ना। तो एक कुछ जो है ग्रेनविल, ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल और सर जॉन साइमन के स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है और फिर संविधान सभा की आलोचना पर आना है। संविधान सभा की आलोचना। अब समझना जरा, इस संविधान सभा की आलोचना अगर आपको करनी हो तो आप किन डायमेंशन से कर सकते हैं। पहला चीज कि इसमें जो चुनाव हुआ था ना, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से हुआ था। इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली का अभाव था। तो चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से हुआ था, जिसके कारण यहां पर प्रतिनिधित्व का अभाव था। प्रतिनिधित्व का अभाव था। कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस का प्रभुत्व था, लोकतांत्रिक प्रणाली का अभाव था, लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव था। एक जटिल प्रलेख तैयार किया गया था इसके द्वारा, जटिल प्रलेख तैयार किया गया था। इस पर ब्रिटिश प्रभाव था। लिखना जरा, इस पर ब्रिटिश क्या था? प्रभाव था। यहां पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो राजनीतिक वर्ग है, जो संविधान का या कानून का जानकार है, मतलब कि वकील और राजनीतिक दोनों का इस पर प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। लिखना जरा, वकील व राजनीतिक का प्रभुत्व। तो एक कुछ चीजें आप बता सकते हैं कि संविधान सभा की कुछ कमियां थी। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा है वो देश की हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय, हर लिंग के ऊपर लागू किया जा रहा है। लेकिन हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का क्या प्रतिनिधित्व था? तो कह सकते हैं नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ आलोचना इसकी की जाती है। तो ये आपका पूरा संविधान सभा द एंड हुआ।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, ठीक है ना। और कल हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 को लेकर के, और बताया था कि अंतरिम जो गवर्नमेंट गठित की जाती है 2 सितंबर 1946 को, उसमें क्या था कैबिनेट, और फिर स्वतंत्र भारत अधिनियम के बाद पहला कैबिनेट क्या था, थोड़ा सा तुलना करके पढ़ लेंगे ताकि आपका एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए शुक्रिया।